हेलो बच्चा पार्टी और सब कैसे बेटा? बढ़िया। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, लाइट का ही दूसरा पार्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज का टॉपिक है अपना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। तो आज अपन लोग इसमें सीखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, उसके बाद इमरजेंट रे क्या होती है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट में क्या रिलेशन रहने वाला है ग्लास स्लैब के लिए, कैसे चेंज होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कैसे रिलेटेड है एंगल ऑफ इंसिडेंट से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास कोई एक कांच की ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है बेटा। ये मीडियम मैंने मान लिया ऊपर एयर है, फिर से ये इधर भी एयर है नीचे, और ये बीच में क्या है आपका गिलास, ठीक है, क्योंकि गिलास की रेक्टेंगुलर स्लैब है। ओके, नाउ देखिए ये कोई इंसिडेंट रे आई बेटा, क्या आई? इंसिडेंट रे। ओके, ये मैं इस पर नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऊपर वाले इसके फेस पर, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए एयर कैसा है आपका, एयर जो है वो आपका रेयरर है, ठीक है। और गिलास आपका कैसा है बेटा? गिलास आपका डेंसर मीडियम है। ओके, गिलास डेंसर है, एयर रेयरर है। तो आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो उसका स्पीड क्या होता है? घट जाता है, और वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट कर जाती है। तो मान लिया मैंने ये जो लाइट रे है वो आपकी बेंट कर गई किधर? टुवार्ड्स द नॉर्मल, और ये ऐसे आ गई होगी, ठीक है। अब इसका जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ उसे मैंने मान लिया एंगल आर, ठीक है। ये जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आर। फिर से नॉर्मल डाल दे रहे, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो एंगल आर है वही ये एंगल होगा, ये भी कितना होगा आपका आर। कैसे? ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रही है बेटा, यहां पर ये जेड बनना है, क्या बनना है? जेड, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमने बोल दिया आर है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका आर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शायद ये कुछ होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देख लेना सर, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये चीज आप देख लेना, बट इतना मुझे कन्फर्म है कि ये दोनों सेम होते हैं और शायद इसको यही बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, चलिएगा देखते हैं अब क्या होगा आपका। अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और बेटा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो मान लिया हमने लाइट रे हमारी ऐसी चली गई, ठीक है। और ये जो एंगल बना, ये एंगल बना आपका ई, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। अब मैं यहां लिख रहा हूं एंगल आई इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही बात है। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब देखिए इस पॉइंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहां पर ये किसका काम कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही काम कर रहा है ना। फिर ये यहां पर किसका काम कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। अब चूंकि हमारी जो लाइट रे है वो एकदम बाहर हो चुकी है, मीडियम को छोड़ चुकी है, तो हम ये बोल देंगे कि वो इमरजेंट हो गई है, ठीक है। और एंगल ई क्या है हमारा? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी हमारे कि एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस जगह पे एंगल आर जो है वो इंसिडेंट है, तो उसकी बात अपन लोग नहीं कर रहे, हमने समझा दिया आपको। और एंगल आई हमारा इंसिडेंट एंगल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास कुछ कहानी सी है, ठीक है ना। ये नॉर्मल हम बोल दे रहे n1 और ये हमने बोल दिया नॉर्मल n2। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए,
चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक रिलेशन आपको बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ओके बेटा, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा बढ़िया सी बात है। एक यहाँ से एक जो मेन कंक्लूजन है वो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ई के, यानी एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल ई के हमेशा, ठीक है, फॉर सेम मीडिया, यानी ऊपर भी है नीचे भी है और बीच में ग्लास स्लैब। तो क्या होगा, इस रे को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, तो मैं क्या देख रहा हूं, ये दोनों रे आगे जाकर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। मींस ये रे कहीं तक आप खींच दीजिएगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट आगे नहीं करेंगी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि दोनों एंगल सेम है, दोनों रे पैरेलल है। यही कहानी है ना, एंगल आर इतना है उतना ही एंगल आर ये है, तो दोनों रे कैसी है आपकी पैरेलल। बट इन दोनों रे के बीच में जो गैप है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। और बेटा ये जो लैम्डा है ना, आपने वहां पे पढ़ा हुआ लैम्डा वेवलेंथ, वो है हमारे यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये 12th में भी टॉपिक है आपका, 10th में भी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। वहां 12th में आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसका। अब एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं एंगल आई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन इंक्रीज वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नजर आ रहा है नीचे का लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपके, एक एक पॉइंट क्लियर कर लिया आपने कि एंगल आई से कोई लाइट रे आई, आर से रिफ्रैक्ट हुई, टुवार्ड्स द नॉर्मल वेंट हुई, उसके बाद फिर से रेयर में गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। एंगल आई, एंगल ए आई और एंगल ई दोनों सेम हो गए क्योंकि दोनों रे कैसी होंगे आपकी पैरेलल। बट इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ उसे हमने लैम्डा बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या के प्रोपोर्शनल है? एंगल आई के, और एंगल आई हमेशा किसके साथ नापा जाएगा? नॉर्मल के साथ। तो खुद सोचिए, अगर इस रे को मैं ऐसे डालने की कोशिश करता, समझने की कोशिश कीजिएगा, चलिएगा मैं यहीं पर डॉट डॉट कर रहा हूँ। अगर मैं इस रे को ऐसे डालता तो मैं आई को इंक्रीज करता तो ये लाइट ये कैसे जाती? ऐसे जाती, और ये बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता सेपरेशन, लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती किसके साथ? ये I2 मान लिया और इसको इसके साथ नॉर्मल के साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोल ले रहे E2, तो ये जो है वो सेपरेशन आपका इंक्रीज कर जाता। अब लेकिन क्वेश्चन जो क्या बनता है, एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको कंप्लीट करवा लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या बनता है आपका बेटा, ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, ऊपर क्या है? एयर, यहां भी क्या है आपकी? एयर। अब वो बोलता है कि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, यानी परपेंडिकुलरली आई है। कैसी आई है आपकी? नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो इसे हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। तो बेटा जब इंसिडेंट रे नॉर्मली आई है तो एंगल आई जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल पे तो आई है, और एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? इंसिडेंट नॉर्मल के साथ। तो जब नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा और नॉर्मल ही आई है तो कितना बढ़ेगा? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हो गया। तो यहां से जब 0 डिग्री हो गया तो हमें पता है एंगल आई इक्वल्स टू किसके होता था? एंगल आर के। कैसे? स्नेल्स लॉ से साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू रेशियो होता था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अब आई कितना है? 0, ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 में अगर किसी का भी हम डिवाइड देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? ओवरऑल 0। तो मीन्स दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी रहने वाली है आपकी? सेम, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम की वही इसकी है। तो जब भी एयर से ग्लास में नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसी लाइट रे आई है वैसे चली जाएगी। मींस अब ये सीधी जाएगी
और एंगल आर बी कितना होगा हमारा 0। तो एंगल ई बी कितना होगा 0, बिकॉज एंगल आई हमने किसके इक्वल बुलाया था एंगल ई के, और यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो बात आपके क्लियर हो गई होगी, नॉर्मल आएगी तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एंगल आई 0 है और हम सब जानते हैं एंगल आई 0 है तो एंगल ई भी कितना होगा 0 और एंगल आर भी कितना होगा अपना 0। लेकिन जब भी डेंसर से रेयर में जाती है, लिखे दे रहा हूं, रिवीजन करवा दे रहा हूं, डेंसर टू रेयर, तो इस कंडीशन में क्या होता है एंगल आई, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है, एंगल आई छोटा होगा किससे एंगल आर से, क्योंकि अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं रेयर टू डेंसर, अब डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम होगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल आई इस कंडीशन में ग्रेटर देन होगा किससे एंगल आर से। तो ये सब बातें पीछे हो चुकी हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बेटा एक नई हेडिंग बनती है, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और मोर देन 2 मीडिया। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन थोड़ा यहां से सॉल्व करने में दिक्कत सी रहती है, तो जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा, ठीक है। नई हेडिंग लगा लो बढ़िया सी, क्या आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और मोर देन 2 मीडिया। अगर एक होता तो हम मीडियम बोल देते, अब एक से अधिक का तो हम क्या बोल देंगे मीडिया। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, 1 2 3, ठीक है। ये है हमारे पास ऊपर एयर, फिर हमने क्या ले लिया वाटर, फिर हमने क्या ले लिया गिलास, और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए एयर में, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए जरा, कोई भी लाइट रे आई किस में से एयर में से, मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ हमने बना दिया ये नॉर्मल, ये एंगल आई बोल दिया मैंने बेटा, और ये एयर से गिलास में वाटर में जा रही है तो आपका एंगल जो आर होगा तो इसको हम नाम देंगे R1। क्या नाम देंगे बेटा R1, क्योंकि यहाँ पर एक और आर आएगा तो R1, ठीक है। जो एंगल ये वही एंगल ये बनेगा, तो ये एंगल आपका क्या हो गया R1, ठीक है। अब देखिए एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा होती है वाटर की, और वाटर से ज़्यादा किसकी होती है गिलास की। अगर मैं लिखने की बात करूं तो Na में बोल दिया 1 और NW मैंने बोल दिया 1.33 और Ng बोल दिया मैंने 1.5, ठीक है ना, 1.5 बोल दिया मैंने, ओके। चलिए अब क्या होगा, अब ये और झुक जाएगी किसकी तरफ नॉर्मल की तरफ, तो ये मान लीजिए हमने और झुक गई। अब ये जो एंगल है उसे हमने बोल दिया, मान लीजिए R2 बोल दे रहे अपन लोग, क्या बोल दे रहे R2, ठीक है। और ये जो एंगल R2 होगा वही एंगल ये वाला होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका R2, और ये लाइट रे फिर से निकल के ऐसे चली जाएगी, और ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका एंगल E, ठीक है। नॉर्मल है, 3 नॉर्मल है यहाँ पर N1 N2 N3। अब हम इसको नाम दे रहे हैं P Q R S, ठीक है। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट है P Q R S, वो इतने मीडिया से गुजरती है, तो रिलेशन क्या रहने वाला है किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो देखिए पहले हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है, देन वी गेट, ये लिख लेंगे आप, कोई पी क्यू आर एस लाइट रे है वो इतने सारे मीडिया से पास हो गए इमरजेंट हो रही है, ठीक है ना।
मीन्स एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास, फिर से फाइनली किस में एंटर कर रही है, एयर में, देन अप्लाई कर दिया हमने स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, NWA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इनटू NGW मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू NAG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास इक्वल्स टू 1। ये हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिए। अब यहां से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, NGW इक्वल्स टू 1 अपॉन NWA इंटू NAG। यहां तक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सा स्टेप ले लिया, ये, और इसे मैं दे दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये भी पीछे हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में। रिवर्सिबिलिटी हम जानते हैं, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा NAG इक्वल्स टू 1 अपॉन NGA। यहां तक बताइए बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इसको हम लिख सकते हैं NGA इक्वल्स टू 1 अपॉन NAG। बताइए ये चीज लिख सकते नहीं लिख सकते बेटा, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ यहां तक तो नजर आ रहा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने ये यहां पर लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अब इधर आ जाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हैं हम, 1 अपॉन NAG की जो वैल्यू है। अब देखिए समझिएगा, मैथ की प्रॉब्लम होगी आप लोगों के साथ, अब अगर समझ लिया तो क्लियर हो जाएगा। 1 अपॉन NAG की वैल्यू यानी 1 अपॉन NAG की वैल्यू क्या है, NGA इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा NGW इक्वल्स टू NGA ओवर NWA, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया बन गया आपके लिए, ये जो फॉर्मूला बन गया आपके लिए ना बेटा, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या बन गया समझने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट मीडिया दे रखे हैं, ठीक है, ये गिवन दे रखा है, NG दे रखा है, NW दे रखा है, फिर हमसे वो ये पूछता है, तो हम इसको सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। उस लाइन को मैं बोलूंगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is equal to the ratio of एब्सोल्यूट समझते ना, किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रेस्पेक्ट लें तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास to the absolute refractive index of water, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलिएगा यहां तक बात क्लियर हो गई आज, ओके। अब इसी फॉर्मूले में और इंप्रूवमेंट करते हैं, तो हम इसको और करके बोल सकते हैं NWG, NGW निकाला तो NWG, तो NWG प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी से क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो यहां पर अब क्या होगा, NWA ऊपर आ जाएगा और NGA नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो कुल मिला के क्या है, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे गलती करते हैं, तो इसको एक बार फिर देखिएगा बैक करके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसे अगर हम निकालना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो आप ये वैल्यू पुट करके यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बढ़िया सी टॉपिक थी, वो क्लियर हो गई होगी आप सभी के, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपरेंट डेप्थ की, कि अपरेंट डेप्थ ऑफ कोई कॉइन बोल दीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट है,
उसकी कैसे चेंज होती है। बॉटम, अगर हम पानी से भरा हुआ कोई बॉटम है किसी भी बास्केट का या टंकी का, तो वो उसकी हाइट कम कैसे होती है, वहाँ भी अपरेंट डेप्थ की बात करेंगे। या जो पेंसिल है उसको हमने पानी में अगर पार्शली इमर्स्ड किया हुआ तो हम देखते हैं वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है। तो ये सब फिनोमिना क्यों होते हैं, ये सब इफेक्ट हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो उन सबको डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।